नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेटा आज की 26 जून 2026 और आज हमारे पास में टोटल 3 आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड और वेस्टर्न घाट्स को हम मेन फोकस में रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट और इकोलॉजी को बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, समझेंगे। दूसरा आर्टिकल रहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें हम हमारी परमानेंट पोजीशन को इंश्योर करने के लिए किन बातों का सहारा ले रहे हैं, क्यों हम एक एलिजिबल कैंडिडेट के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं, समझेंगे। और तीसरा आर्टिकल रहेगा इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप, जिसमें शिप बिल्डिंग का जो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे हम जहाज बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे यहां पर कंटिन्यू करते हुए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। 3 आर्टिकल्स हैं, देखते हैं डिटेल में। फिर आपका सवाल सुमित सर जहां तक है कल से ज्वाइन कर लेंगे। मैंने अभी मतलब उन्हीं का कॉल आया था, मैसेज आया था कि सर आप एक बार कंटिन्यू करो, तो कुछ चैलेंज होगा डेफिनेटली, बाकी वो बता देंगे आपको जो भी है ना। खैर, आपको फिर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको ये पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट आर्टिकल है वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया प्लान। जीएस पेपर 3 में जो हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास में सबसे पहली चीज वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन का हमें आइडिया होना चाहिए। अगर हम इंडियन मैप की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन हम वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लगभग लगभग 1500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज के तौर पर देखते हैं, जिनका फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ कि जब इंडियन प्लेट थी ना, वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वो एक जो जर्क लगा ना, झटका लगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो था इंडियन प्लेट का, हमारा जो लैंडमास है उसका, वो ब्रेक डाउन होकर के और अरेबियन सी के नीचे की तरफ धस धस गया था, सबमर्जेंस हो गया था, उसका डूब गया वो। इसके चलते ये जो लैंडमास है ये ऊपर की तरफ उठ गया और यूं मानो कि एक खड़ी दीवार सी स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई। और वो जो दीवार है उसी को आज हम वेस्टर्न घाट के तौर पे देखते हैं। ये ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने के चलते जब भी हमारे यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो कि आने वाला आ चुका है, आपको पता है, वो सबसे पहले वेस्टर्न घाट से ही मुलाकात करता है। अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें, मुख्य भाग भारत की बात करें, तो यहां पर रेनफॉल भी हमें बहुत ज्यादा दिखता है, लगभग लगभग 2000 एमएम से भी ज्यादा, 2000 एमएम से भी हमें ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल हमें दिख जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर जो रेनफॉल है 2000-3000 एमएम के लगभग, इसके चलते यहाँ बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है और एनिमल्स या फौना की बात करें तो वो भी अच्छी खासी है। ऐसे में अगर वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली देखें तो ये कितना ज्यादा सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट के नाम पर माइनिंग या डिस्टरबेंस होगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस केस में हमें एक तो डेवलपमेंट चाहिए और एक हमें वो भी सस्टेनेबल मैनर में चाहिए। तो डेवलपमेंट और इकोलॉजी दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना है और उसी पर्पज से हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हो रखी है, क्या कंसर्न्स है, क्या वे फॉरवर्ड है। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, वेस्टर्न घाट है ना, ये दुनिया के गिने चुने टोटल 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से एक का पार्ट है, जो कि आगे फिर देखोगे आप तो यहां से एक्सटेंड होते हुए श्रीलंका तक भी आगे तक इसकी अप्रोच जाती है। अब सवाल आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन या फिर ऐसे बायोडाइवर्स रीजन्स जहां पर उनकी खुद की एंडेमिक स्पीसीज की संख्या बहुत है, मतलब वो स्पीसीज जो कि एक्सक्लूसिवली उसी एरिया में मिलती है, कहीं और देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल लाइन टेल्ड मकाक करके एक बंदर की स्पीसी, जो कि हमें वहीं पर देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स में, कहीं और नहीं। तो ये अपने आप में शो करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रीजन इकोलॉजिकली। फिर बात आती है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। तो देखो, कोई भी रीजन अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में डिक्लेयर कर दिया गया कि जी ये रीजन अगर थोड़ा सा भी इकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है तो नुकसान बहुत भारी हो सकता है, तो उसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं। उसका रोल क्या है कि जो कुछ भी हमारे आसपास में एनवायरमेंट में हम कर रहे हैं
उसको एब्जॉर्ब करने का, जैसे कि हम शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करें, तो ये वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में जो फॉरेस्ट है ना, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के काम करते हैं। हमें बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि हम हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, फिर चाहे प्योर हवा हो या फिर मेडिसिन हो या फ्रूट्स हो, एक्स वाई जी एनीथिंग। तो ये सारी चीजें मिलकर के ओवरऑल हमें एक बहुत बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ यहां पर जो रेनफॉल होता है, यहां पे जो जंगल है, वो वाटर पर्कोलेशन को भी सपोर्ट करता है, जिसके चलते पानी नीचे रिस करके चला जाता है और वाटर एक्वीफर जो होता है ना, पाताल जो होता है, वहां पर भी पानी की प्रेजेंस अच्छी खासी मेंटेन होती है। तो आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजन हमारे लिए हो जाता है। वेस्टर्न घाट्स मैंने बता दिया आपको। सवाल आता है, ये पूछा हुआ भी है प्रीलिम्स में, कि कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है। कई बार काउंटिंग करवा लेते हैं, कई बार स्टेट्स पूछे जाते हैं। तो यहां से देखो, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, यहां गोवा आ गया, यहां कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में सब में ये फैला हुआ है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो यहां पर वेस्टर्न घाट की साउथ में एक माउंटेन रेंज आती है जिसको बोलते हैं अनामलाई हिल्स, और उन अनामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है दैट इज अनामुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। तो ये अगर हम बात करें तो हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में डोडा बेटा भी आती है जो कि नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के जॉइंट जंक्शन के तौर पे काम करती है। पर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, थोड़ा वो देखें। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने अपनी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग दिया हुआ है वेस्टर्न घाट को, और दुनिया में इस तरीके की हॉटस्पॉट्स केवल 8 ही हैं जिनमें से एक वेस्टर्न घाट में इंक्लूड होता है। इस रीजन से हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण नदियां भी ओरिजिनेट होती हैं, चाहे फिर वो गोदावरी हो, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, इनकी बात करें, जिससे ज्यादा भी नहीं 25 करोड़ के लगभग लोग इन पर आधारित है, इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वर्स की, रिजर्वर नहीं, रिजर्व्स की। तो अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, अगेन वही साउथ वाले रीजन में जहां तमिलनाडु और केरला में उसका स्पैन है, वो भी वेस्टर्न घाट में ही लोकेटेड है। तो ये इसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि क्यों हमें इस रीजन को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे मैंने बताया कि ये यहां पर हाईली एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलती है। इवन किसी भी एरिया को अगर आप हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हो ना, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो वहां के लिए क्राइटेरिया ही कुछ ऐसा होता है कि वहां पर ज्यादा भी नहीं तो 1500 के लगभग लोकल एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए। साथ में बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा भी नहीं तो 70% बायोडाइवर्सिटी वहां की लॉस हो चुकी हो, उससे ज्यादा हो तो भी कंसिडर होगा हॉटस्पॉट में, और नहीं 70% के लगभग भी अगर वहां की जैव विविधता का नुकसान हो गया तो उसको भी आप हॉटस्पॉट के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो वेस्टर्न घाट उसी में है, इसीलिए यहां पर हमें कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा। समझ सकते हैं ना 70% का नुकसान कितना बड़ा हो गया। अब देखो, यहां पर स्पीसीज लाइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी टार जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, पर्पल फ्रॉग, मालाबार जाइंट स्क्विरल, ऐसी यूनिक स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ मॉनसून टाइम पर जो जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो सबसे पहले रेनफॉल इधर वाले एरिया में होती दिखती है, जब मेन लैंड इंडिया की हम बात करें, जिसके चलते फॉरेस्ट एरिया भी डेवलप है। ये एरिया इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट वाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एक स्टेबिलिटी का और एक रेगुलेटर का काम भी करता है। इसके अलावा जब जब भी वेस्टर्न घाट वाले एरिया में इकोलॉजी को साइडलाइन करते हुए विकास के नाम पर कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो उसका नुकसान भी हमने झेला। डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में आप इस चीज को कोट कर सकते हैं कि केरला में फ्लड्स आई 2018 में, वायनाड में लैंडस्लाइड आया 2024 में। ये क्या था? जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटना, वहां पर माइनिंग करके और उस इकोलॉजी को डिस्टर्ब करना, जिसका नतीजा बहुत ज्यादा नुकसान। और वैसे देखा जाए तो यहां पर बहुत सी कम्युनिटीज रहती हैं जो टिम्बर, वाटर, एग्रीकल्चरल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न घाट्स पे बहुत निर्भर करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपमेंट को हाशिए पे रख देना चाहिए? देखो जी, ये तो स्टेट्स है ना, जिन स्टेट्स में ये वेस्टर्न घाट फैला हुआ है वो भी एग्री नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर के नॉर्मन मेयर्स, जिनका ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना हॉटस्पॉट वाला, उनके द्वारा कहा हुआ है कि कंजर्वेशन इज नॉट अ लग्जरी फॉर इंडिया, इट्स अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। हमें संरक्षण पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब बात आती है, क्या इस पे कुछ एफर्ट्स हुए? बिल्कुल। देखो, 2011 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई माधव गाडगिल जी की लीडरशिप में।
उस कमिटी ने तो वेस्टर्न घाट को 100 का 100% ही डिक्लेयर कर दिया कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहां पर किसी भी तरीके की कार्रवाई अगर हो तो लोकल लोग जो हैं, वहां के गांवों की सभाएं हैं, उनसे पूछ करके ही डिसीजन लिए जाए। लेकिन सवाल यह था कि क्या इस 100% इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के डिक्लेरेशन को राज्य सारे के सारे एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें गुजरात, गोवा, तमिलनाडु रीजन आ गया, केरला आ गया, महाराष्ट्र। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि फिर हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हमारा गोवा तो पूरा का पूरा ही वहां पर ही लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में। तो कहा गया कि कोई बीच का सा रास्ता निकाला जाए। तब जाकर के फिर कस्तूरी रंगन जी की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और उसकी तरफ से बताया गया कि 60-40 के रेशियो में हम चलते हैं, कि 40% एरिया तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर देते हैं और 60% एरिया को हम रेगुलेटेड मैनर में यूज करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसमें जो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज है, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको तो हम यहां पर अलाउ करें नहीं। बाकी लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ जो यहां पर रहते हैं, उनके साथ बैठ करके डिसीजन मेकिंग पे काम किया जाए। इस बात पर थोड़ी सी सहमति बनी। अल्टीमेटली 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया। नतीजा, वेस्टर्न घाट का 56,825.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद में अब एक कमेटी और अभी काम कर रही है, दैट इज संजय कुमार कमेटी। इस कमेटी का मेन काम क्या है कि ये जो कस्तूरी रंगन कमेटी की गाइडलाइंस के आधार पर ये जो नोटिफिकेशन आया ना 2014 में, बोलो इसको हम कैसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार इंप्लीमेंटेशन में हर्डल का एक कारण बन जाता है लोकल कम्युनिटीज का ऑब्जेक्शन। तो ऐसे में एक बैलेंस का काम किया जाए, बैलेंसर का काम किया जाए, और जो लोकल्स हैं उनमें भी ट्रस्ट बिल्डिंग का काम किया जाए, उसके लिए ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो कुल मिलाकर के हमें डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट दोनों में एक संतुलन बनाने की जरूरत है, और उसी लिए ये प्रोसेस हमने देखा। तो गाडगिल कमेटी का तो मैंने बताया आपको, उस चीज को आप अच्छे से देख सकते हो। बोला गया था उसको वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। 100% वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव बता दिया, मतलब 1.25 लाख के लगभग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कंप्लीटली डेवलपमेंट के नाम पर बंद करने की बात कर दी। वही बात, इसमें 3 जोन्स की तरीके से कैटेगराइजेशन कर दिया कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन, थर्ड में लीस्ट प्रोटेक्शन, लेकिन कंप्लीट बैन लगा दिया माइनिंग, क्वेरिंग, थर्मल पावर प्लांट, लार्ज डैम्स। तो ये तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है ना, महत्वपूर्ण अवसंरचना का पार्ट हो गए, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए 6 के 6 स्टेट्स ने सबने डिस्कार्ड कर दिया, बोले हम कैसे फिर बाद में सर्वाइव करेंगे आज के जमाने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट। फिर कस्तूरी रंगन कमेटी आई, मैंने बताया 40% तो नेचुरल लैंडस्केप बोल दिया, 60% कल्चरल लैंडस्केप बोला। तो जो 40% था उसको तो देख लिया कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। यहां पर तो देखो हमें मेजर काम नहीं करने, जो कि गाडगिल कमेटी ने 100% बोला था, लेकिन यहाँ 40% पे हो गया। लेकिन अब यहां पर रेड कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज और माइनिंग को तो कर दिया बैन, बाकी रेगुलेटेड मैनर में काम यहां पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर सैटेलाइट मैपिंग का यूज करना, टेक्नो साइंटिफिक मैनर में कैसे हम डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए, उन पे काम हुआ। लेकिन मैंने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे सैटेलाइट मैपिंग की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई पुराना घर बना हुआ है किसी, मान लो नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसको बाद में खाली करा लिया गया, रिहैबिलिटेट कर दिया गया, पुनर्वास कर दिया गया लोगों का। लेकिन वो सैटेलाइट तो अभी भी उस इमेज में दिखाएगा ना कि भाई घर वहीं पर है आपका। अब लोग क्या करते हैं कि अगर वहां से शिफ्ट होकर के दूसरे एरिया में जाकर के, जो कि थोड़ा सा कम रेगुलेशन के अंडर, कम स्ट्रिक्टनेस के अंडर आ रहा है, वहां पर अगर जंगल में अपनी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के हिसाब से, तो उन लोगों के घर की लोकेशन के चलते उनको अलाउ नहीं किया जाए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, सैटेलाइट मैपिंग में भी एरर आ जाती है। नतीजतन संजय कुमार कमेटी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई कि स्टेट वाइज ये जो 2014 की इकोलॉजिकल सेंसिटिव गाइडलाइंस हैं वेस्टर्न घाट को लेकर के, उसको लोकल लेवल पे डिस्कशन करके और फिर इंप्लीमेंटेशन में लाया जाए। तो इस तरीके से ये कमिटीज अपने लेवल पे काम कर रही है। अब यहां पर स्टेट्स ने ओपोज क्यों किया, मैंने बताया आपको कि बहुत सी कम्युनिटीज यहां पर डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे फार्मर्स हैं, वो यहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे रिलाय करते हैं, चाहे फिर वो थोड़ी बहुत कॉफी हो, चाय का हल्का फुल्का इधर हो जाए, है ना, या फिर मसालों की खेती हो जाए, तो फिर वो चीजें रुक जाएंगी, है ना, तो उनकी पेट पे लात पड़ गई।
दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे रोड है, हाउसिंग है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये फिर डेवलपमेंट के नाम पर लोकल्स को फिर एकदम हाशिए पे डाल के रखेंगे, वो फिर बाद में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। माइनिंग को और इनको अगर आप बैन कर दोगे तो जो रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए वो पूरी नहीं हो पाएगी, जॉब्स जो क्रिएट करनी है हमें अलग अलग स्टेट्स में वो नहीं हो पाएंगी। मैपिंग एरर मैंने बताया सैटेलाइट वाला किस तरीके से, तो उसको सेटल करने के लिए फिर लोकल लेवल पे डायलॉग स्टैब्लिश किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा फेडरलिज्म कंसर्न, स्टेट्स का ये कहना रहता है कि जी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस तो इश्यू कर दी, मान ली, लेकिन मुद्दा यह आता है कि कॉम्प्रोमाइज किसको करना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट किसी दूसरे स्टेट से भी पूरा कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो तो इन स्टेट्स का हुआ जो इस तरीके की कॉस्टिंग को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वहां पर बियर करने का मुद्दा है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पीईएस गैप को फिल करे। पीईएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। तो ये बैलेंस बनना चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो। तो ये फैक्टर्स थे जिनको लेकर के स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया। सॉल्यूशन के तौर पे बात करें तो देखो, साइंटिफिक ग्राउंड ट्रूथिंग, दैट मींस रियलिटी में क्या ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, कहां पर लोकल लोग रहते हैं, कहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए रिलाई कर रही हैं, उसका प्रॉपर स्टडी होना चाहिए। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन स्टेट्स को कॉम्पनसेट जरूर करना चाहिए जहां पर इकोलॉजी को कंजर्व करने के नाम पर उनको नुकसान हो रहा है। तीसरा, कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, जो संजय कुमार कमेटी की हमने बात की, वो मोरलेस इस पे काम कर रही है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, आप मतलब यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी प्रमोट करो जिससे कि इकोलॉजी को नुकसान ना हो, जैसे इको टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे ड्रोन्स का हम यूज कर सकते हैं, जीआईएस सर्विलांस, कि कोई अगर गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की जा सके, समझे। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स को ऐसे नहीं कि केवल आप नुकसान झेलो, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलकर के इस चीज को सॉल्व करना होगा, तभी हम इकोलॉजी को भी कंजर्व कर पाएंगे और डेवलपमेंट भी इंश्योर हो पाएगा, जिसको फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोल ही देते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के दो क्वेश्चन है, 2005 में भी पूछा हुआ है, 2012 में भी। पॉज करके सॉल्व करो आप इसे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं मेंस के 2016 में, 2020 में वेस्टर्न घाट तो फेवरेट टॉपिक रहता है, इसलिए ये टॉपिक मेरा लेना एकदम यूं हुआ कि पढ़ाओ यार इसे, तो समझ गए। ये चीजें हमने मोरलेस अच्छे से सारी देख ही ली हैं, ठीक है। हिंदी में ये जो क्वेश्चन है हमारा मेंस का फर्स्ट वाला 2016, इसी को आप प्रैक्टिस कर लो, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है आज भी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने यहां पर दे दिया है, आप अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें कीवर्ड्स का एक प्रोसेस का अपने इस आर्टिकल के थ्रू यूज करते हुए आंसर दे सकते हैं। ओके, चले नेक्स्ट पे। इंडियाज राइज डिमांड अ सीट एट यूएनएससी। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि 15 मेंबर्स की एक बॉडी है, जिसमें हमें पता है 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। लेकिन 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? जो 1945 के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सच्चाई साबित हुई थी ना कि भाई कौन जीता कौन हारा, तो जीतने वाले जो थे वो ही रूल मेकर्स बन गए और उन्होंने अपने हाथों में बहुत सारी पावर दे ली, जिनमें एक पावर है दैट इज वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है सिंपल, नेगेटिव वोट। क्या होता है? नेगेटिव वोट। कि बाकी ये जो 15 मेंबर्स हैं, इन 15 में से 14 जने बोलते हैं कि एक काम को हमें बिल्कुल करना है, यस वी शुड, लेकिन एक मेंबर जो कि इन परमानेंट 5 में से है बचा हुआ, वो अगर कह दे कि नहीं जी मेरे को तो ये चीज पसंद नहीं आई, तो उसने वीटो कर दिया ना, तो 14 की बात वहीं जीरो हो जाएगी। ये मुद्दा जो है ये बहुत बार इस यूएनएससी को बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ट्रैप में फंसा के रख देता है, और उसी सिनेरियो को यहां पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। क्यों इंडिया के लिए यहां पर पोजीशन अभी बन रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या परिस्थितियां थी, आज क्या थी, उसमें रात दिन का फर्क है, समझेंगे। जीएस पेपर 2 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिमल एन पटेल जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, ये फ्लो रहेगा हमारा लेक्चर का। चलो शुरू करें। देखो जी, बात कुछ ऐसी है, 1945 में जब सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब जीतने वाले जो कंट्रीज थे उन्होंने मिलकर के, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन्होंने यूएन को स्थापित करने की बात की, और उसमें अपने हाथ में लिवरेज रखने के लिए इन पांचों ने अपनी परमानेंट सीट क्रिएट कर दी। किसके अंदर में? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर उसके बाद में सवाल ये आया
कि समय के बाद में क्या चीजें चेंज हुई कि नहीं। देखो पहले तो ऐसा था कि टोटल ही 11 मेंबर्स की यूएनएससी हुआ करती थी, 5 परमानेंट मेंबर जो आज भी हैं, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर पहले 6 थे, फिर 1965 में इसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया। लेकिन ये 5 परमानेंट को बोलेंगे पटेल 5, ये पांचों के पांचों वैसे के वैसे परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। और आज अगर हम करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस की अगर बात सुने तो उनका साफ साफ कहना है, ये कोट कर सकते हो आप यूएन में रिफॉर्म्स को लेकर के, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ इनमें रिफॉर्म्स को लेकर के, है ना, कि वर्ल्ड हैज चेंज्ड, आवर इंस्टीट्यूशन हैव नॉट, वी कैन नॉट इफेक्टिवली एड्रेस प्रॉब्लम्स एज दे आर इफ इंस्टीट्यूशंस डोंट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड एज इट इज। सिंपल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सच्चाई को लेकर के बने हुए संस्थान अगर बदलते नहीं हैं तो 21वीं शताब्दी की जो परिस्थितियां हैं उनको आप कैसे टैकल करोगे। तो ये चीज हमें यहां पर समझनी है। अब सवाल आता है कि इंडिया के पास में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके चलते इंडिया डिमांड करता है या एक कहता ना कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टू बिकम परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। नंबर 1, डेमोग्राफिक एंड डेमोक्रेटिक माइट। सिंपल बात है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 1/6 हिस्सा हमारे देश में है, तो इंडिया को इग्नोर करके आप दुनिया को गवर्न कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक जगरनैंट। हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $20 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं हम 2026 के अंदर, एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन फिर भी हमें हाशिए पे डाला हुआ है। ग्लोबल ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हर एक चीज में हमारी पोजीशन स्ट्रांग है। थर्ड, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी। आज इंडिया का डिफेंस बजट $86 बिलियन का है 2026 बजट की अगर बात करें। साथ में न्यूक्लियर फैसिलिटी, आज हमारे पास में लैंड, एयर और सबमरीन्स या फिर सी, वहां पर हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं, तो ताकत के मामले में भी कोई हल्के में नहीं ले सकता। वैसे हम ताकतवर हैं लेकिन जिम्मेदार भी हैं। हमारी अप्रोच होती है नॉन एग्रेशन की, डेटरेंस की। सिंपल है, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो परेशान करेगा उसको हम बख्शेंगे भी नहीं। तो खुद की इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी को टैकल करने के लिए तो यह अधिकार मिलता ही है, तो क्यों इंडिया को पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। पीस कीपर्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई दुनिया में यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉयड है। 1948 से लेकर आज तक इंडिया ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में फैटलिटीज होती है ना, डेथ रेट की अगर बात करें, उसमें भी सबसे बड़ा रिसीविंग एंड जो है वो इंडिया का ही क्रिएट होता है। तो इंडिया तो मल्टीलैटरलिज्म को वैसे ही प्रमोट कर रहा है। जहां इंस्टीट्यूशन में किसी एक या दो देशों की दादागिरी ना चले, वहां पर इंडिया अपनी पोजीशन को लगातार स्ट्रांग करके चलता है। इवन हम ग्लोबली एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। लोग दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, हम ब्रिज बना करके दो समूहों को जोड़ने की बात करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट करते हैं 2023 में। नतीजा क्या होता है कि G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री कराई। दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के दौरान लिए गए थे, उनको हम होस्ट कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंड करवा रहे हैं। तो ये 5 ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है जो कि इंडिया को एक अच्छा कंटेंडर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या चैलेंजेस हैं। देखो वैसे तो आपको ये समझ में आ गया, ये डेटा वही है जो हमने अभी डिटेल में देख लिया। हम न्यूक्लियर फैसिलिटी भी डेवलप कर चुके हैं, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेकिन नो फर्स्ट यूज कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हमारे ऊपर कोई दुश्मन यूज नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का एक इमेज भी है इंडिया के पास। लेकिन मुद्दा है, सवाल यह है कि क्यों नहीं हो रहा, या फिर किस तरीके से चीजें उलझी हुई पड़ी हैं। देखो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया ने अभी से नहीं, इंडिया के साथ में 3 और कंट्रीज हैं, वो मिलकर के G4 ग्रुप बनाते हैं। और वो G4 में इंडिया के अलावा आपको जर्मनी मिल जाएगा, जापान मिल जाएगा, ब्राजील मिल जाएगा। ये चारों के चारों चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स आने चाहिए, सीट जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। सिंपल बात है कि अभी 5 परमानेंट 5 मेंबर्स है ना, तो परमानेंट 5 मेंबर्स की जाए परमानेंट 11 मेंबर करो, 6 नई सीटें जोड़ो, जिनमें कम से कम 2 सीटें एशिया में जानी चाहिए, 2 अफ्रीका में जानी चाहिए, राइट। बाकी 2 हैं वो और देख ली जाएगी, लेकिन ये 2 तो पक्की, ये 4 सीटें तो डेफिनेटली इस तरीके से सेटल होनी जरूरी है। क्योंकि आज एशिया को और अफ्रीका को आप हाशिए पर डाल रहे हो, जबकि दुनिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके हाथ में है ना। एशिया के अंदर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 60% है, लेकिन परमानेंट सीट कितनी है,
सिर्फ एक, क्योंकि रशिया अपने आप को यूरोप की तरफ ज्यादा टिल्टेड दिखाता है, राइट। तो उस केस में एक सीट और 60% पॉपुलेशन, तो कम से कम दिखाओ भाई रिप्रेजेंटेशन दो। फिर दूसरा ये कि ये जो वीटो वाली पावर है ना, ये डी फैक्टो वीटो है। मतलब ये कि यूएनएससी में जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो परमानेंट 5 मेंबर्स में से कोई ना कोई एक तो वीटो वहां पे करेगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि वीटो भी नहीं करते हैं तो वो क्या बोल देते हैं, बड़ी टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकल होल्ड। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में यूएन 1267 सैंक्शन कमेटी के द्वारा मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की जब बात आई तो चाइना ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ बैठते हैं, ये दोनों ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। कुल मिलाकर के कोई भी डिसीजन मेकिंग वहां पर हो रही है नहीं, यूएनएससी का मतलब परमानेंटली वीटो करने का ही काम हो गया। और वहां पर डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, कई बार फुल कंसेंसस बेसिस होती है, क्योंकि यूएनएससी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कि यहां से लिए हुए जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, मानने पड़ते हैं। तो उस केस में यहां पर एक भी परमानेंट में से एक भी मेंबर ने वीटो कर दिया तो मुद्दा वहीं उलझ जाता है, और ये सिनेरियो फिर इसको डिफंक्ट कर देती है, बिल्कुल भी क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने का स्कोप नहीं देता। तो बोला एशिया का और ये दोनों एस्पेक्ट देख करके आप चेंजेस लेकर के आ जाओ। इवन आप देख लो कि G4 इनिशिएटिव कैसे कैसे लेकर के आ रहे हैं, 5 परमानेंट की जगह 11 लेकर के आ जाओ, नॉन परमानेंट 10 चल रहे हैं तो उनको आप 14 से 15 कर दो। अभी की टाइम पे देखा जाए तो G4 कंट्रीज का ये कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस थी, क्या वो आज की सच्चाई है? आज ग्लोबल साउथ एशिया अफ्रीका को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? आज के टाइम पर क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को आप इग्नोर कर सकते हो? 21st सेंचुरी की रियलिटीज को इंक्लूड करो। तो ये G4 कंट्रीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। सवाल ये आता है कि इन कंट्रीज की डिमांड एकदम एकदम फ्लॉलेस है, कोई डाउट ही नहीं है। देखो जी, इन पे क्वेश्चन उठाता है एक दूसरा ग्रुप, कॉफी क्लब, जिसका मेन टारगेट ये है कि हमें इन देशों को रोकना है। जैसे पाकिस्तान इंडिया को क्या परमानेंट मेंबर बनने देगा? इटली जर्मनी के लिए सवाल उठाता है, साउथ कोरिया है वो सवाल उठा देता है आपके इसके लिए, जापान के लिए, और जहां तक अर्जेंटीना का भी नाम आता है वो ब्राजील को लेकर के सवाल उठा देता है। तो ये सिनेरियो जो है वो चेंजेस लाने से फिर रोक देता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की कैसे अपनी एक रेलेवेंस बन रही है। देखो सीधी बात है, पहला तो एक ये चीज तो हमें समझ लेनी है, खैर एक पॉइंट मैं भूल रहा हूं कि चाइना है ना एक सबसे बड़ा हर्डल हमारे लिए क्रिएट बन हो रहा है, क्योंकि जब भी यूएनएससी में इनमें रिफॉर्म लाने की बात आती है तो चाइना वीटो कर देता है, नहीं जी इंडिया को तो परमानेंट मेंबर बनने के लिए अभी जरूरत नहीं है, चाहे हम चारों को राजी कर लें, लेकिन चाइना ब्लॉक कर देता है। सिचुएशन वहां पर अटक जाती है। फिर बात आती है इंडिया परफेक्ट में क्यों कैंडिडेट है, हमने ऑलरेडी बात कर ली अच्छे से। विश्वामित्रा का कॉन्सेप्ट, हम ग्लोबल पार्टनर के तौर पे काम करते हैं, हम दीवार खड़ी ना करके ब्रिज बनाते हैं। वसुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, पूरी दुनिया को हम अपना परिवार बालते हैं। आईएस से हो गया, मैरीटाइम कमिटमेंट, आज अगर हम देखें तो दुनिया में किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या फिर इंटरनेशनल लॉज हो, उनसे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस अगर हमारे पास में आती है तो हम उनको कभी भी इग्नोर नहीं करते, उल्टा हम मानते हैं। ठीक है, चाइना को यूएन क्लॉज के अंडर में साउथ चाइना सी के चलते हैं, कहा गया ना कि भाई आप अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में अपनी ताकत लगाओ, पर चाइना क्या कहता है, जी हमारी वो तो एंशिएंट लेक है, हम कैसे छोड़े। नतीजा ये हो रहा है कि चाइना बिल्कुल साइडलाइन कर देता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को अपने इंटरेस्ट के चलते। साथ में हम नॉर्थ साउथ को ब्रिज भी तो कर रहे हैं। G7 हो, G20 हो या कॉड की मीटिंग हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर हमने ग्लोबल साउथ की बात ना रखी हो। ठीक है, तो ये चीजें शो करती है कि इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, राइट। अब ये कीवर्ड्स हैं, एक एक हमने मोर और लेस अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, फिर बात आती है पीवाईक्यू की। 2015 में यूएनएससी में रिफॉर्म्स को लेकर के ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, वैसे देखा जाए तो आप आराम से आंसर राइटिंग इसी आर्टिकल के बेसिस पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस के साथ में ये इंस्टीट्यूशन अपडेट नहीं हो रहे हैं। और एंटोनियो गटरेस की जो कोट है ना, वो कंक्लूजन में जरूर यूज करना आप, है ना। बाकी चीजें एकदम सिंपल है जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। चलो जी, ये प्रीलिम्स के हिसाब से 2 क्वेश्चन है, पॉज करो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो एजुल विनी कंसेंसस है ना, ये अफ्रीकन यूनियन को लेकर के है, तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान देकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी।
ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है। द एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी इज नॉट जस्ट अबाउट करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस बट अबाउट इंश्योरिंग इट्स ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। स्टेटमेंट्स जो हैं वो परफेक्ट है हमारे पास में कि सच मायने में देखा जाए। अब यहां पर आप इस कोट, एंटोनियो गुटरेस का जो कोट है उसका यूज करके इंट्रो में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। फिर बता सकते हो कि कैसे हम आगे एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, कैसे हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फेवर करती हैं पोजीशन को या रिफॉर्म्स को लाने के लिए। आप इसमें जर्मनी, जापान, ब्राजील इनको भी साथ में लेकर के अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली डिफेंड कर सकते हैं कि इंडिया ही नहीं, इनको भी आप रिफॉर्म्स में लेकर आओ। अफ्रीका और एशिया को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। एशिया टोटल पॉपुलेशन का 60%, लेकिन सीट परमानेंट मेंबर्स में सिर्फ एक। तो ये चीजें आप इंटरनेशनली कोट करते हुए अपने आंसर को इन वैल्यूज के साथ एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हिंदी वालों के लिए मैंने तैयार कर दिया था ये क्वेश्चन, ध्यान से देख करके सॉल्व करो आप इसको। ओके, रिवीजन के हिसाब से पॉइंट्स हमने देख लिए। वैसे चलो, इंडिया शिप बिल्डिंग एम्बिशन कैन सेट सेल विद कोरिया। बायलैटरल रिलेशंस में भी जा सकते हो इसको। जीएस पेपर 3 में हमारा जो इकोनॉमी वाला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनका है ना, मैन्युफैक्चरिंग का, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। अभिषेक शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया की विजिट पे आए और कई एमओयूज हमने साइन किए, और उसमें टारगेट ये है कि जो जहाज निर्माण का काम है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए होता है आपको एंसिलियरी इकोसिस्टम। मतलब जहाज जब बनता है तो आपको रडार चाहिए, इंजन चाहिए, बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट चाहिए। तो उसके हिसाब से देखें तो जब आपके पास में सप्लाई चेन के लिए क्लस्टर बेस, अगर हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक जगह इकट्ठा तैयार करें और फिर हम शिप बिल्डिंग पे काम करें, तो नतीजा ये होगा कि ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमें इंपोर्ट्स में, ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, जॉब भी क्रिएट होगी और फिर बड़े प्रोडक्ट को तैयार करने में आसानी होगी और वहीं से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साउथ कोरिया का उल्सान मॉडल है, वो समझते हैं क्या है। देखो, हिस्टोरिकली देखें तो आज के 50 साल पहले साउथ कोरिया जीरो शिप बिल्डिंग दिखाता था। इतनी ज्यादा शिप बिल्डिंग में इतना प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन 1970 के दशक में वहां पर काम शुरू होता है और 15 दिन के अंदर, 15 साल के अंदर ग्लोबल लीडर बन गया। कैसे? उन्होंने अपनाया उल्सान मॉडल। इसका मतलब ये कि शिप जो बनेगा उसके लिए एक कील से लेकर के बड़ी से बड़ी इंजन की जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं की वहीं से पूरी हो जाए। तो आप देखो कि क्लस्टर बेड इंडस्ट्रियल हब तैयार कर दिया उल्सान में। नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो जॉब थी वो भी क्रिएट हुई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड हुई, इकोनॉमी राइज हुई, बहुत कुछ बेनिफिट आज साउथ कोरिया को मिल रहा है। इसके पीछे क्या चीजें थी जिसने साउथ कोरिया को लीडर बनाया? नंबर एक, उनकी खुद की अपनी डिजाइन पर कमांड, स्टील सप्लाई इंश्योर की। उन्होंने मैरीटाइम इक्विपमेंट जो चाहिए थे या तो लोकली प्रोड्यूस किए, या अगर इंपोर्ट्स पे अगर वो गए तो ऐसे किए कि जहां से उनकी सप्लाई पे प्रॉब्लम ना आए। उनके पास स्किल्ड लेबर थी। तो ये जब चीजें एक साथ एक जगह मिल जाएं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान हो सकती है। इससे फायदा, लागत कम हो जाएगी, जल्दी से काम होगा, और इससे स्पीड से जब काम होता है तो इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होते हैं कि चलो ठीक है यार, पैसा जल्दी लगाएंगे, जल्दी कमाने का स्कोप बनेगा, वो बेनिफिट। तो इंडिया इसको रेप्लिकेट कर सकता है हमारे यहां पर भी। सवाल, आज के टाइम पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल शिप मार्केट में हम 0.06% करते हैं, चाइना 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो चाइना तो देखो हमारा साथ देगा नहीं, हमें भी पता है। लेकिन आज दुनिया की लंबी लंबी कोस्टल लाइन वाले कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एक उनमें से भी है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास में ओल्ड डेटा 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन बताता है, लेकिन आज हम अगर एक्यूरेटली बात करें तो हमारी कोस्टल लाइन कितनी आ चुकी है? लगभग 11,098 किलोमीटर्स की। तो इतनी लंबी कोस्टल लाइन बट शिप बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन माइन्यूट। कैसे किया जाए? हमें हमारी डिमांड्स को देखना होगा। हमारी नेवी, मर्चेंट फ्लीट, इनलैंड वाटरवेज, 100 से ज्यादा इनलैंड नेशनल वाटरवेज हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, तो वहां पर भी तो वेसल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्यों ना हमारी डोमेस्टिक डिमांड को हम लोकली मैन्युफैक्चर करके सप्लाई दें। साथ में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है, तो वहां पर फिलीपींस, वियतनाम, ये कई कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया,
ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कई बार इंडिया से बातचीत करते हैं। तो वहां पर भी हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मोस और ही सप्लाई दे रहे हैं कि नहीं, दे रहे हैं ना। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करते हुए और अलायंस को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। पोटेंशियल पूरा है बट गैप बड़ा सारा है, इसको हमें एनहांस करना होगा। फिर बात आती है कि अभी के टाइम पर जो प्रेसिडेंट ली आए, ली जायम्योंग, जो कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में आए, उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। एमओयू साइन हुए बड़े बड़े, कैसे। साउथ कोरिया की Hyundai, आपको पता है, एक कंपनी आती है हमारी कार्स की, उसी की एक, आप कह सकते हो, साइडलाइन में लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने वाली कंपनी है, दैट इज एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग, राइट। उसने एमओयू साइन किया है कोचिन शिपयार्ड के साथ में। इसका मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा। दूसरा, तमिलनाडु का जो थुटिकुडी रीजन है, वहां पर $4 बिलियन का ग्रीन फील्ड शिपयार्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट हो रहा है। वहां पर भी साउथ कोरिया की एक कंपनी है, दैट इज, यहां पर आप देख सकते हो, हनवा ओशियन, वो इन्वेस्ट करेगी। आप देखो कितना ज्यादा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। इसके अलावा सैमसंग की सब्सिडियरी है, दैट इज सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, वो स्वॉन डिफेंस के साथ मिलकर के और हमारे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करेंगे। तो आप सोचिए कि 8 साल में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पहली बार इंडिया में आते हैं, ठीक है, और फिर वो इस तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। तो सीधी बात है, साउथ कोरिया तो चाहता है एक्सपेंड करना। हम यहां पर हमारी कैपेबिलिटी, गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशंस को इस तरीके से तैयार करें जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये तीनों याद रख लेंगे आप, अच्छे से नोट कर लेना आप इनको। फिर बात आती है कि क्या हमारे यहां पर ऑलरेडी कुछ हो रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल। कोमिया करके कोरिया की कोरिया मैरीटाइम इक्विपमेंट एसोसिएशन है, उसने अभी मुंबई में ऑलरेडी अपना ऑफिस खोल भी दिया है। और मुंबई में मझगांव और ये हमारे जो डॉकयार्ड्स हैं, वहां पर भी हम हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो आप क्या देखते हो कि यहां पर जिस तरीके से उल्सान में कोरिया में काम हुआ ना, क्लस्टर बेस, एग्जैक्टली वैसे ही हम यहां पर ये जो कोमिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अप्लाई कर रहे हैं कि मुंबई में ज्यादा भी नहीं तो 304 के लगभग साउथ कोरियन मैरीटाइम इक्विपमेंट एंटरप्राइजेस हैं, वो खोले जाएं। इसका मतलब हम यहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जा रहे हैं, एक शिप में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सप्लाई चेन इंश्योर करने के लिए। फिर डिजाइन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, ये सारे काम फिर हम यहां पर आसानी से कर पाएंगे। सिंपल बात कि हम यहां पर हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लोकल नीड भी पूरी करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो एक्सपोर्ट के लिए भी हम रेडी हैं। तो इंडिया देखो टारगेट लेके चलता है कि हम 2030 तक टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में आ जाएं और 2047 तक टॉप 5 में आ जाएं। इसके लिए क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है? आंसर इज यस। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप नोट कर सकते हैं कैसे। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी चल रही है, जिसमें फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम हो रहा है। अल्टीमेटली हम मैरीटाइम सेगमेंट में ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो, दोनों एस्पेक्ट में खुद को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए विजन क्या है, काम क्या है, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। मुद्दा आता है चैलेंज क्या आ रहा है। पहला चैलेंज तो देखो, रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी। रूल रेगुलेशन बड़ी जल्दी चेंज होते हैं हमारे यहां पर, जिसके चलते फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। दूसरा, कैपिटल की कमी है। हमारे बैंक्स है ना, वो आप देखो कि जल्दी से रिटर्न के चक्कर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाते ही नहीं है। तो बैंक्स को भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आना पड़ेगा, जिससे कि फिर ये जो इस तरीके के शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग को या हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए डॉक्स डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इनका जेस्टेशन पीरियड भी लंबा होता है भाई। एकदम से नहीं होता कि आपने 2 साल 3 साल में सब तैयार कर दिया, लंबा टाइम लगता है, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा सा लंबा प्लान लेकर के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बैंक्स को भी अपना काम चेंज करना होगा। टेक्नोलॉजिकल गैप, हमें चाहिए स्किल्ड लेबर। जैसे हमने साउथ कोरिया का केस देखा, स्किल्ड लेबर थी तभी तो उन्होंने इतना कुछ किया, वो भी हमें यहां पर करनी होगी हमारे लेबर्स को ट्रेनिंग देते हुए। इसमें कैसे किया जा सकता है? यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल लेवल पे एकेडमी और इंडस्ट्रीज को कोलैबोरेशन में ला करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिला करके, और साथ में वीक सप्लाई चेन। मैंने बताया कि क्लस्टर बेसिस पर उल्सान मॉडल डेवलप हुआ है। उन्होंने अपने खुद के लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दिया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे। तो बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं आई।
हम इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है और वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा आती है। तो इस केस में हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना होगा स्मॉलर स्केल पे। जब ये चारों गैप्स हम फुलफिल कर देंगे तो अल्टीमेटली हम एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे इमर्ज होंगे, और ये टारगेट लेके हमें चलना भी है। वे फॉरवर्ड के हिसाब से देखें तो आप बताइए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च किया गया है। ये ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मैरीटाइम सेक्टर को ही प्रमोट करने का काम करेगी। तो ये इनिशिएटिव बहुत शानदार है, इसको एग्रेसिवली हमें पुश करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस पॉलिसी सपोर्ट, जो कमी थी कि पॉलिसी टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी चेंज होती है, जी नहीं, लगातार बनाए रखो। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स में बेनिफिट दो, सब्सिडीज प्रोवाइड करो। इससे ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप कम से कम लागत में उनको कॉन्फिडेंस दो कि आइए हमारे यहां इन्वेस्ट करिए। एकेडमी या रिसर्च इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। सप्लायर लोकलाइजेशन, हम यहां पर अपनी खुद की जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी, वो हमारी खुद की डेवलप करें, जिससे कि सप्लाई चेन में इशू ना आए। पता पड़े कि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी के चलते एक देश की लड़ाई हो गई, हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, सप्लाई रोक दी, हमारा तो ठप हो गया पूरा सिस्टम। तो अगर हम शिपयार्ड बिल्डिंग को या शिप बिल्डिंग को एक्सपेंड करते हैं, आत्मनिर्भरता भी आएगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी आएगी, किसी पर निर्भरता भी नहीं होगी, और दुनिया में हम अपना लोहा भी बना सकते हैं। भूलो मत, चोला साम्राज्य की हमारी खुद की नेवल पावर, तो कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी, तो क्यों ना उसको हम रिवाइवल लें। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये कुछ फैक्ट्स हैं कोरिया और इंडिया रिलेशन की। तो सेपा की बात करो तो उसी के अंडर में ये एग्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एसएफसीएल की बात करें तो ये एनबीएफसी स्टैब्लिश किए हमने सागरमाला के नाम से। कौमिया की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने मुंबई में अपना ऑफिस डाला है, और 304 के लगभग साउथ कोरियन एंटरप्राइजेस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया में। और कोची शिपयार्ड ये हमारे देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, 2003 में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा ये आप क्वेश्चन हो गया हमारा डन, चलो कोई बात नहीं। फिर आता है अपना कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो याद रख लेना यहां से। फिर पोटेंशियल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो, ये आपकी अप्रोच रह सकती है। साथ में ये आपको चाहिए होगा हिंदी मीडियम में, तो इसको ध्यान से पढ़ोगे तो हिंदी वालों के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है नहीं वैसे इसमें। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।